नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं तान्या चौधरी लेकर हाजिर हूं अपना हिमाचल। सबसे पहले रुक कर लेते हैं एक बहुत ही बड़ी खबर का जो हिमाचल से आ रही है। हिमाचल में यात्रियों से भरी हुई बस पलट गई है। बता दें कि हादसे में एक साथ 7 लोगों की मौत की खबर है। 50 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर यह बस है जहां गिरती है। बस हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बता दें कि हादसे में एक युवती और 2 महिलाओं की जो है मृत्यु हो चुकी है। ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। 4 पुरुषों की भी हादसे में जान चली गई। जो अस्पताल है अब घायलों का इलाज उसमें जारी है। बता दें कि बैरागढ़ में चंबा से जा रही है प्राइवेट बस हादसे का शिकार हुई है। तमाम तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंबा से तमाम तस्वीरें हैं जहां की ये पूरा घटना हुई है। तो हादसे में एक युवती और 2 महिलाएं शामिल हैं। 4 पुरुष भी इस हादसे में शामिल हैं जिनकी जान चली गई है। 7 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। बहुत बुरी दुखदायी खबर है क्योंकि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। इसी खबर से बात करने के लिए तमाम बातचीत करने के लिए सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंबा से। क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की तमाम अब जो और जो लोग घायल हैं कितने ज्यादा चोटिल हुए हैं? हालांकि सुभाष ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। ऐसा है कि आज ये सुबह की ये बड़ी दर्दनाक घटना है। आज सुबह ये जो प्राइवेट बस थी, शर्मा बस थी जी, ये सुबह बैरागढ़ जिला चंबा में चुराव विधानसभा क्षेत्र है। बैरागढ़ तीसरा रोड पर हुआ। चालूज मोड़ है, वहां से ये बस अनियंत्रित होकर ऊपर वाली सड़क से नीचे जा गिरी और वहां पर काफी शोर शराबा शुरू हो गया। मेरी इस बारे में मैंने तीसरा थाना के जो एडिशनल SHO है अनुभव शर्मा से बात हुई है। उन्होंने मेरे को बताया कि 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 4 पुरुष है और 3 महिलाएं हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें जो है ना चालक और परिचालक की भी मौके पर डेथ हो गई है। और ये वाकई बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। पहाड़ों में अक्सर आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और सड़कों में काफी फिसलन होती है, तो इस तरह के वाकये जिला चंबा काफी हो रहे हैं। और जैसे स्थानीय पुलिस को प्रशासन को पता लगा तो मौके पर पहुंचे और घायल 7 लोगों की मृत्यु हो गई है और 7 लोग घायल है और घायलों को उपचार के लिए भेज दिया गया है। जी सुभाष, सवाल ये भी बनता है कि आखिर कितने लोग इस बस में सवार थे? जैसे आपने जिक्र किया कि तमाम लोग जो कुछ घायल हुए हैं, कुछ की मृत्यु हुई है, पर टोटल कितने लोग इस बस में सवार थे? टोटल ये बताया जा रहा है कि ये सुबह का टाइम था। 15 से 20 लोग इसमें सवार थे। आप देखिए कि जैसे 15 से 20 अगर सवार है तो 7 की तो मृत्यु हो गई और 7 बुरी तरह घायल है, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। और इसके सामने का जो कारण अगर एक बार देखा जाए तो खास तौर पर जो ये खराब मौसम ही इसको बताया जा रहा है। खराब मौसम ही है, अनियंत्रित होना आम बात हो गई है। मौसम खराब है, स्लिपरी हो जाती है, इस वजह से इस तरह के हादसे जो है नोटिस में आ रहे हैं। जी सुभाष जी, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस कदर जो तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बिल्कुल दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं हिमाचल से, हिमाचल के चंबा से, जहां की 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि काबिल गौर है कि तमाम जो तस्वीरें बेहद ज्यादा दुखदाई हैं और किसी तरीके से जो ये तमाम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि तीसरा अस्पताल में जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। हिमाचल में यात्रियों से भरी बस पलट जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझी कर रहे हैं। बैरागढ़ से ये बस चंबा जा रही थी, प्राइवेट बस थी जिसमें तमाम लोग सवार थे। हमारा हरियाणा। चलिए आगे रुक करते हैं मारा हरियाणा का। आगे बात करेंगे करनाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है, इस चीज का जिक्र भी करते हुए नजर आए। कहा है कि हर दिन अपराध की घटना सामने आ रही है, प्रदेश में पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, हरियाणा सबसे असुरक्षित प्रदेश है।
तो ये बड़ा बयान दिया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तमाम व्यवस्था को लेकर हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित बताया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तमाम चीजों का जिक्र किया गया है कि क्राइम बढ़ रहा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश अब हरियाणा बन चुका है और सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी तरीके का। इसको लेकर कोई भी चीजें नहीं की जा रही हैं, प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर करनाल में ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह बयान दिया गया। रोज की खबर है, कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई रही नहीं। और ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है होम मिनिस्ट्री का, उसमें है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। तो हर आदमी अपना अपना असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी साथ ही सबसे पहली जिम्मेदारी, उसके बगैर प्रदेश प्रगति को कितना न संभाल सके। चलिए आगे बात करते हैं बिजली कर्मचारियों की। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का अब ऐलान हो गया है। 11 से 13 अगस्त तक 3 दिवसीय हड़ताल अब की जाएगी। बिजली मंत्री अनिल विज ने कर्मचारियों से बात की है। मंत्री के सामने कर्मचारियों ने अपनी 3 प्रमुख मांगे शर्तें भी रखी हैं। तो प्राइवेटाइजेशन और स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया है। कृषि विद्युत निगम बनाने का भी विरोध किया जा रहा है। 3 ये जो तमाम मुख्य मांगे हैं इनका भी जिक्र किया गया है। मंत्री विज ने तीनों मांगों पर लेकर सफाई भी दी है। कहा है कि कई मांगों पर पहले ही सहमति बन गई थी और बिजली विभाग अब भी कर्मचारियों से बातचीत में ही जुटा हुआ है। तो तमाम दिनों की हड़ताल भी बता दी गई है। 11 से लेकर 13 जो है इन दिनों में हड़ताल रहेगी। बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे, इस चीज का भी ऐलान बिजली कर्मचारियों की तरफ से किया गया है। मंत्री विज ने तीनों मांगों पर सफाई भी दी है कि कुछ न कुछ जो मांगे हैं उनके ऊपर सहमति बन चुकी है। हालांकि बातचीत अभी भी जारी है। तो 11 से लेकर 13 अगस्त ये 3 दिन हड़ताल का ऐलान किया गया है। हमने बिजली बोर्ड की यूनियनों को बुलाया था, मैं खुद बैठा था, सारे अधिकारी बैठाए थे। मुख्य रूप से उनकी 3 मांगे। पहली मांग तो ये थी कि बिजली का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं वो तुरंत बंद किए जाए। तो मैंने कहा अभी तो स्मार्ट मीटरों के टेंडर ही नहीं हुए, अभी तो उसकी फाइल चल रही है। हम फिर भी उनके साथ बात जारी रखे हुए हैं। आज भी मेरे अधिकारी उनके साथ बात करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हड़ताल कर्मचारियों को मना लेंगे ना करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के बयान की। कार्तिकेय शर्मा ने बयान में कहा है कि सरकार का पक्ष मॉनसून सत्र और एफसीआरए बिल पर कि संसद में इसको लेकर चर्चा होगी। गृह मंत्री भी बिल पर अपना जवाब देंगे। तो सरकार विधायकों को पारित करने के प्रतिबद्ध है, इस चीज का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष पर लगातार गतिरोध का आरोप भी लगाया जा रहा है। चर्चा और संवाद से मुद्दे सुलझने चाहिए। तो तमाम बातचीत का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बातचीत होगी, संवाद होगा, आपस में कॉन्वर्सेशन होगी तो ये तमाम मुद्दे जो हैं वो सुलझते हुए नजर आएंगे। और बड़ा बयान कार्तिकेय शर्मा की तरफ से दिया गया है। मॉनसून सत्र और एफसीआरए बिल पर बात करने की बात कही गई। उन्होंने कहा है कि जवाब भी मांगा जाएगा और जो तमाम गृह मंत्री हैं उनसे भी इस चीज को लेकर बातचीत की जाएगी। एफसीआरए बिल पर संसद में चर्चा होगी। विडम्बनीय है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोग हमारे को आस्था से चुन के भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम उनकी बात उठाएंगे, उनके पक्ष की बात रखेंगे। और जब विपक्ष इस तरह की राजनीति करता है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है और हमें मौका नहीं देता है कि हम अपनी बात रख सके, अपने हलके की बात रख सके, अपने लोगों की बात रख सके, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को वंचित रखते हैं अपनी बात सदन के पटल पे कहने से। और मुझे लगता है लोकतंत्र की एक तरफ से बहुत ही निंदनीय चीज़ है कि वो अपनी राजनीति के लिए लोगों का हक मार। देखिए, सरकार कटिबद्ध है। जो भी बिल आ रहे हैं वे पास होंगे, उसमें चर्चा भी होगी। राज्यसभा में भी चर्चा हुई है। एफसीआरए बिल आ रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। माननीय गृह मंत्री जी भी उस पर जवाब देंगे। और मेरा ये मानना है कि
सरकार अपनी तरफ से कटिबद्ध है कि सदन चले, चर्चा हो और विशेष तौर पर जितने भी महत्वपूर्ण बिल हैं उनके ऊपर विपक्ष भी अपनी बात रखे, लेकिन ये विपक्ष की मानसिकता है कि वे उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते। वहीं इंद्री में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया गया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने पौधारोपण किया तो विधायक राजकुमार कश्यप ने स्वागत किया है उनका और लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। बता दें कि अधिक पौधे लगाने और पानी बचाने की अपील भी की गई है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने पर जोर दिया गया है। इंद्री में 30,30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य ठान लिया गया है तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण जो है पहुंचे हैं और इसको लेकर आयोजन भी किया है तो तमाम जो पौधे लगाने की मुहिम है वो भी जल्द शुरू की जाएगी। इस चीज का भी जिक्र किया गया है। अधिक पौधे लगाने और पानी बचाने की भी अपील की गई है तो पर्यावरण के लेकर खास ये जो पौधारोपण भी किया गया है। प्लास्टिक कम करने के लिए भी जोर दिया गया है कि तमाम जो प्लास्टिक के उत्पाद हैं उसको जितना हो सके कम यूज किया जाना चाहिए। इस चीज का जिक्र भी स्पीकर हरविंदर कल्याण ने दिया है तो इंद्री में 30,30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य ठान लिया गया है। सबके ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में चले हुए हैं और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, हमारे पूरा वन विभाग राव नरवीर सिंह जो हमारे वन मंत्री हैं और पूरे अधिकारी सभी इस विषय को बहुत गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से आज जलवायु परिवर्तन का दौर है और जो एक ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती आज पूरी मानवता के सामने है, तो ऐसे में ये सभी की जिम्मेवारी बनती है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, हम जल बचाएं और जहां आज विकास जरूरी है वहीं विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी संतुलित रखना, उसको बचाना ये अति आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है जो हमारा पर्यावरण को हमने संरक्षण करना है, इसके बचाना है। जो आज हमारा पर्यावरण किन्हीं कारणों से, बहुत से कारण हैं, आज पर्यावरण हमारा शुद्ध हो गया, बिगड़ गया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य के लिए नागरिकों के उसके लिए ये जरूरी है कि हम इसमें पेड़ पौधे जो अहम भूमिका निभा पाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। उसी के अंतर्गत हमारी हरियाणा सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का काम करिए। 1,40,00,000 पौधे लगाने का इस साल में लक्ष्य है। वहीं मंत्री राजेश नागर ने पौधारोपण पर जोर दिया है। पर्यावरण संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है, इस चीज का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए और लगाए पौधों की देखभाल भी जरूरी है क्योंकि पौधे तो लोग अक्सर लगाते हैं, हालांकि उसकी देखभाल करना भूल जाते हैं। ये चीज का भी जिक्र किया गया है कि अगर पौधे लगा रहे हैं उनकी देखभाल भी जारी रखें। कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई थी। पेड़ पौधे शुद्ध हवा और ऑक्सीजन देते हैं। पर्यावरण संतुलन से इनकी अहम भूमिका जरूर है क्योंकि हर व्यक्ति एक पौधा लगाने का संकल्प ले तो लाखों पौधे लगाए जा सकते हैं, करोड़ों पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ग्रामीण गांव को हरा बनाने के लिए सहयोग करें, इस चीज का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तमाम पर्यावरण को लेकर अब ये खास बातचीत की गई है। पर्यावरण को लेकर जिक्र किया गया है कि पौधे लगाएं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। देखो, पूरे प्रदेश में सभी जिलों में ये वन महोत्सव मनाया जा रहा है और मुझे दूसरी बार कैथल में आने का मौका मिला और पहले भी मैं आया था। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाह रहे हैं कि भाई किस तरह से जो आज पेड़ कम होते जा रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, उसी तरह से हमें पेड़ लगाने चाहिए। और जिस तरह से पेड़ों से हमें औषधि भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, हमें छाया भी मिलती है। और जो अभी कोविड के टाइम में जो ऑक्सीजन की कमी लोगों को महसूस हुई और ऑक्सीजन भी हमें पेड़ों से मिलती है और पॉल्यूशन पे भी नियंत्रण हम पेड़ों से कर सकते हैं।
हमारे मंत्री जी राजेश नागर जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम सभी उनके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और पेड़ पौधे आज के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है कि आप एक पौधा ज़रूर लगाएं और उसकी देखभाल भी ज़रूर नहीं है, ये ज़रूर करें। ये नहीं है कि भाई पेड़ लगाकर उसको छोड़ दें, मगर एक पेड़ ज़रूर लगाएं, चाहे आपका जन्मदिन हो, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे शादी की सालगिरह हो। तो मेरा तो आप सबके माध्यम से मैं सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि एक पेड़ आप ज़रूर लगाएं। ये पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं और बात करेंगे जैस्मिन लंबोरिया की। गोल्ड मेडलिस्ट जैस्मिन लंबोरिया कॉमनवेल्थ गोल्ड लेकर भिवानी पहुंच चुकी हैं। जैस्मिन लंबोरिया भव्य स्वागत से परिवार में खुशी की लहर दौड़ रही है। 1 महीने बीमारी से जूझकर गोल्ड मेडल देश के लिए लाया है, तो फाइनल में आयरलैंड की चैंपियन को मात देकर ये जो सोन तगमा है हासिल किया है। कॉमनवेल्थ क्लोजिंग में बनी फ्लैग बेयरर। 9 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की जो है बात की जा रही है और ओलंपिक और एशियन गेम्स में गोल्ड का लक्ष्य ठान लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर भिवानी लौटी जैस्मिन लंबोरिया लगातार लोग स्वागत करने के लिए पहुंच रहे। इसके साथ साथ अनेकों बार देश को गौरवान्वित करने का पल जो है जैस्मिन लंबोरिया दे चुकी है। इसके साथ साथ बातचीत करेंगे उनकी उपलब्धियों के साथ साथ लोग किस तरह से बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जैस्मिन क्या कहेंगे, लगातार लोग बधाई दे रहे हैं, कितना खुशी का माहौल है पूरे परिवार में, पूरे गाँव में? सर पूरे परिवार में और पूरे हमारे गली मोहल्ले में काफ़ी खुशी का माहौल है। और हमारा स्वागत एयरपोर्ट से स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे गौरव गौतम सर, तो उन्होंने हमसे पहले तो वीडियो कॉल पे बात की थी और बाद में बोला कि हम तुम्हें पर्सनली रिसीव करने आएंगे तुम सबको। तो और बाहर भी निकले तो भी हमारी पूरी फैमिली के मेंबर्स थे, हमारे आर्मी से थे और बहुत सारे मीडिया वाले और सब अलग अलग जगह से आ रखे थे हमें सम्मान देने के लिए। तो वो काफ़ी चल ही रहा है, मतलब सेम वही चल रहा है। घर पे आए हैं तो घर पे भी सब ऐसे ही प्यार दे रहे हैं, दुआएं ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें आगे की क्या तैयारियां रहने वाली है आपके दोबारा ओलंपिक एशियन गेम्स को लेकर के, किस तरह की तैयारियां रहेंगी और कितना लंबा सफर आपने आज तय किया है? सर मतलब इस जर्नी को स्टार्ट हुए 10 से 11 साल हो गए हैं और आगे भी मतलब ये कि यहाँ पे ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे और भी कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं। और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जैसे मैं अपने आप को कंटिन्यू करवाते आ रही हूँ कि मतलब हाँ मैं अपना बेस्ट दे पा रही हूँ जितना मेरे से हो रहा है, तो मैं आगे भी यही कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी जब तक हो रहा है मैं ऐसे ही करूँ। जैस्मिन, जब आप इंडिया पहुंचे थे लगातार जो आर्मी से भी लोग आए थे आपके स्वागत करने के लिए, एक ढोल नगाड़े के साथ ज़बरदस्त स्वागत एयरपोर्ट पे आपका किया गया था। उसके साथ साथ तमाम खेल मिनिस्टर की बात कर ले या अन्य जो प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा दिल्ली में जो समय आपने निकाला? सर काफ़ी अच्छा था हमारे लिए। मैंने पहले बताया कि गौरव गौतम सर भी आए थे और उन्होंने काफ़ी हमें मान सम्मान दिया पूरे एयरपोर्ट पे। उसके बाद फिर हमें मनसुख मांडविया सर हैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने बुलाया, उन्होंने सम्मानित किया हमें। फिर यूनियन मिनिस्टर मैम थी और फिर किरण रिजिजू सर थे, तो उन सब ने हमें मतलब अपने अपने मेन उनमें बुला के ऑफिस में या घर पे बुला के हमें काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। हमें काफ़ी अच्छे से मतलब हम उनको अच्छे से अपने मेडल दिखा पाए सभी की हमने ऐसे मेडल लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाएंगे, 9 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है। इस तरह से देख रहे हैं कितना एक सपना होता प्राइम मिनिस्टर से मिलना भी खिलाड़ियों को? सर काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ हम देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं और वो हमारे लिए इतना टाइम निकाल पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जैस्मिन के पिताजी से बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज भिवानी बेटी पहुंची है, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं सर? हम बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं भिवानी के औरत बेटी के भिवानी लौटने पर। बहुत ही तो मेडल के साथ ये भिवानी लौटी, हमें बहुत खुशी है। जी सर, इसके साथ साथ बात करें, बेटी वादा करके गई थी गोल्ड लेकर के आएगी, कॉमनवेल्थ में लेकर के आई, आगे क्या लग रहा है एशियन गेम्स और ओलंपिक्स के लिए क्या सोच रहे हैं? वो ओलंपिक्स में भी ये गोल्ड मेडल ही वो अगर देश की झोली में वह डालेगी तो और देश का नाम रोशन करेगी। ये जैस्मिन के पिताजी हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने बताया कि जो जैस्मिन के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल दिया है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जैस्मिन जो है ओलंपिक्स और एशियन गेम्स की तैयारियां करेगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिल्कुल पूरा विश्वास है कि बेटी दोबारा देश को गौरवान्वित करने का काम करेगी और ओलंपिक्स में देश को गोल्ड मेडल देने का काम करेगी। लिविंग इंडिया के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज। हमारा हरियाणा।